हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटी एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। पहले तो ये जानेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं और उनके बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे हम लोग। राइट, चलिए तो अब देखिए एक बार, क्वांटम नंबर्स इज नथिंग बट सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स को मिला के हम क्वांटम नंबर्स किसी चीज को डिफाइन करते हैं। ये क्या बताते हैं, ये क्वांटम नंबर हमें एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बता देते हैं। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है वो हम लोग को बता देते हैं। अब कंप्लीट एड्रेस का मतलब क्या क्या, तो देखो हम लोगों को ये भी बता देते हैं साइज ऑफ शेल और एटम, ये भी हमें पता चलता है। शेप ऑफ शेल है ना, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, शेल सब शेल, ये हमारे को पता चल जाता है। साथ ही साथ में हमारे को पता चलता है ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स और ऑर्बिट्स। और हमें क्या पता चलेगा, और हमें पता चलेगा स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 चीजें जो हैं अगर हमको पता चल जाए तो मतलब हम बोलते हैं कि हमारे को इलेक्ट्रॉन का क्या मिल गया, कंप्लीट एड्रेस मिल गया। बोले कैसे, देखिए एक सिंपल सी बात देखो, से मान लो आपके घर का प्लॉट नंबर है 01, तो अगर आपके घर का प्लॉट नंबर है 1 तो क्या उस पूरे घर में आप ही रहते हो? नहीं। मान लीजिए यू आर द ओनली पर्सन हु स्टेज इन द होम, उस घर में केवल एक ही जना रहता है और वो आप। तो अगर एक ही बंदा घर में रहता है तो क्या पूरे घर में आप ही रहते हो क्या? अभी नहीं, हर जगह तो नहीं रह सकते। दैट मीन्स एट ए टाइम पे एक ही जगह पर रहोगे, तो वो कौन सी जगह है? तो सबसे पहली चीज तो आप कहां रहते हो वो आपको समझ में आ गया, आप कहां रहते हो। दूसरी बात, आप उसके कौन से रूम में रहते हो। उसके बाद पूरे रूम में तो नहीं रह सकते हो आप, उसके भी किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे रहोगे, तो रूम के कौन से पार्ट में रहते हो। ठीक है, रूम के कौन से पार्ट में रहते हो, तो रूम के पार्ट में जहां पर भी रहते हो, से मान लो रूम में, रूम काफी बड़ा रूम है, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो कौन से फ्लोर पे रहते हो, कौन से फ्लोर में, अब हर फ्लोर पे 2-3 रूम तो होते ही है, तो कौन से रूम में रहते हो और उस रूम के कौन से भाग में रहते हो, तभी तो हम आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। यस और नो। तो ठीक वैसे ही अपन लोग इनके बारे में भी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें कि एटम का साइज क्या होता है, उसके शेल्स के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसकी ओरिएंटेशन, अभिविन्यास के बारे में, ये सब बताऊंगा। आकार, आकृति और अभिविन्यास, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में अपन लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कौन कौन से ऐसे 4 क्वांटम नंबर्स हैं, है ना। तो देखिए 4 क्वांटम नंबर्स हैं, उसमें से फर्स्ट है जिसे अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको अपन एन से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है द्विगांशी क्वांटम संख्या। राइट, द्विगांशी क्वांटम संख्या।
तीसरा होता है हमारे पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। फोर्थ नंबर की जो क्वांटम संख्या है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं अपन लोग चक्रण क्वांटम संख्या। करते हैं, चलिए एक एक करके शुरू। देखिए फर्स्ट है हमारे सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल एन से डिनोट करता है। ये हमें बताती क्या क्या है, सबसे पहले तो ये जाने भाई, एड्रेस पता करना है ना, तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, तो वो देखो क्या बताता है, बड़ा ही आसान सा काम है। इट एक्सप्लेन्स the shell number to which electron belongs, to which electron belongs। जैसे मान लीजिए अगर अपन ने बोला n इज इक्वल्स टू 2, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने बोल दिया n इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू सेकेंड शेल। इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग करता है, सेकेंड शेल से बिलोंग करता है। अगर आपने बोल दिया n इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग करता है, फोर्थ शेल से बिलोंग करता है। राइट, सबसे पहली चीज तो ये राइट। इसके अलावा अब आप देखिए कि यहां पर ये अपन को और क्या बताता है, ये अपन को बताता है, इसको अपन लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो जैसे n इज इक्वल्स टू 1, तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट शेल से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है कि ये k कोश से, k शेल से एसोसिएटेड है। n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, l शेल बोल देंगे। n इज इक्वल्स टू 3 होगा तो m शेल बोल देंगे। ठीक है, तो कभी कभी अपन लोगों को KLMN के टर्म्स में भी बोल दिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन n शेल में अवेलेबल है ना, तो n शेल का मतलब हो गया कि उसके लिए n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो गया, 4। राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट जो है, देखो बताने में तो ये सिर्फ अपन को एक ही चीज बता रही है कि बस शेल नंबर अपन को बता देती है, लेकिन एक चीज याद रखना, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द साइज ऑफ, ये शेल के साइज के बारे में भी बताती है ना। तो देखो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is directly proportional to size of the shell। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि K शेल बड़ा होता है कि L शेल बड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि K का लिए जो N का वैल्यू होता है वो 1 होता है, L के लिए N का वैल्यू 2 होता है। तो K शेल का साइज छोटा होता है, L शेल का साइज बड़ा होता है, उससे बड़ा साइज M का, उससे बड़ा साइज N का। तो आप इस तरह से ये पता करके बता सकते हो कि ये जो ऑर्डर है ये किसका है, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, और हमें क्या पता चलता है, और हमें पता चलता है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द एनर्जी ऑफ शेल्स। तो वापस से वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ शेल। मतलब जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो अपन ने ऑर्डर लिखा है ये ऑर्डर साइज का भी है और ये ऑर्डर जो है वो किसका है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी है।
ठीक है, अब देखो चाहे बोर हो या कोई और हो, है ना, या हमारे पास में हम बोले कि कोई दूसरा साइंटिस्ट हो, तो अगर कोई भी साइंटिस्ट हो हमारे पास में, उसने ये कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इतने शेल में प्रेजेंट होंगे, किसी ने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन किसी ने अपन को ये नहीं बताया कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, फर्स्ट शेल में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, ये अपन को किसी ने नहीं बताया, है ना। तो ये अपन को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये अपन को बताता है किसके बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल, शेल में, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं वो बता सकता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। ये अपन लोगों ने 9th-10th के अंदर में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। तो देखो के शेल के अंदर में L M N, इन शेल्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो अपन लोगों को पता करना है। तो हम सब जानते हैं के शेल का मतलब होता है n = 1। अब ये भी टेबल बनाई है अपन लोगों ने यहाँ पर, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 2, 8, 18 और 32। तो आई थिंक ये डिटेल भी अपन को किससे मिलती है, यहाँ पर भी n का मतलब क्या है, जिसे अपन लोग बोलते थे n = 1, 2, 3, है ना। तो ये 1, 2, 3 इज नथिंग बट शेल नंबर, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसकी पूरी डिटेल अपन को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन को क्या क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको शेल नंबर के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको साइज के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको एनर्जी के बारे में बताता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमारे को बताता है, राइट। तो अब अपन चलते हैं सेकंड क्वांटम नंबर की तरफ, जिसे अपन लोग बोलते हैं द्विगांशी क्वांटम संख्या, है ना, और इसे चाहे तो सब्सिडरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका वो देख लेते हैं एक बार। इस लेक्चर में हम केवल इनके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आए कि इससे किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करने के लिए आप लोगों को समय भी मिल जाए। तो देखिए सेकंड जो होता है उसका नाम है हमारे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका सिंबल है स्मॉल l। हिंदी में इसको बोला जाता है द्विगांशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अब मतलब समझिए, और क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है सब्सिडरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के बाद अगर किसी क्वांटम संख्या का नंबर आता है तो वो है द्विगांशी क्वांटम संख्या, है ना। लेकिन इसको जैसे एक होता है स्कूल में प्रिंसिपल और दूसरा क्या होता है वाइस प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल अगर नहीं है तो सारी जिम्मेदारी किसकी है, वाइस प्रिंसिपल की है, राइट। ठीक उसी तरह से अगर प्राइमरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वाइस पार्ट है, वाइस पार्ट मतलब इससे जो जस्ट नीचे वाला पार्ट है, तो उसे अपन लोग यहाँ पर सब्सिडरी क्वांटम संख्या भी बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको गौण मुख्य क्वांटम संख्या। तो कई बार ऐसा हिंदी में नाम बदल के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये हिंदी के नाम या फिर इनके दूसरे जो अल्फाबेट्स हैं, दूसरे जो नॉमेनक्लेचर है, वो अपन को पता होने चाहिए, राइट। अब देखिए ये अपन को क्या समझाता है, ये अपन को बताता है it explains the subshell to which electron belongs। ये केवल और केवल सबशेल्स के बारे में ही आपको बताता है, ठीक है। सबशेल्स के बारे में अपन लोगों से बात की जा सकती है, इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में जानते हैं, बट पहले कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, है ना। तो ये जो स्मॉल l का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, 0 to n-1 पर डिपेंड करता है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि द्विगांशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 0 to n-1। अब आपसे कोई पूछे कि यहां पर
ये जो n है, तो ये n क्या है, ये n है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर ये जो n है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, राइट। अब आप देखिए, एक बार अपन लोग कुछ डिटेल बना लेते हैं। तो देखिए, सीरियल नंबर यहां पर हो गया हमारे पास में, ठीक है, और एक शॉर्ट एंड स्वीट पार्ट यहाँ पे भी बना देते हैं जिससे हम लोग वहां पे रिलेट कर पाए, है ना। अब मैंने कहा था कि सबशेल्स के बारे में आपको बताता है, सबशेल्स के बारे में क्या बताता है वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि सबशेल्स के बारे में क्या बताया जाता है। देखिए, एल का वैल्यू अगर 0 है, इस चीज को समझिए, अगर एल का वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एस सबशेल की बात कर रहे हैं, एस उपकोष की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एल का वैल्यू आ जाए 1 तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पी सबशेल की बात कर रहे हैं। अगर एल का वैल्यू आ जाए 2 तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डी सबशेल की बात कर रहे हैं। अगर इसका वैल्यू आ जाए 3 तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एफ सबशेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात तो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें और क्या पता चलता है, इसके साथ साथ हमें पता चलता है एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ सबशेल। मतलब ये क्वेश्चन हजारों बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है, ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो शेप के बारे में आपको बताता है। तो शेप के बारे में आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर ही बताता है। तो देखो, एस का शेप कैसा होता है, एस का शेप होता है स्फेरिकल, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। पी का शेप कैसा होता है, पी का शेप होता है डम्बलाकार, है ना, डम्बल जैसा शेप होता है। डी का शेप कैसा होता है, डी का शेप होता है डबल डम्बल, डबल डम्बल, द्विडम्बलाकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एफ का शेप जिसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कभी कभी कोई नाम भी पूछ सकता है अपन से कि भाई ये और कैसा होता है, तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं 4 फोल्ड डम्बल, चतुष्फलक डम्बल। पी में होता है डम्बलाकार, डी में होता है डबल डम्बल, और एफ में होता है कॉम्प्लेक्स। कोई बोले कि नहीं नाम ही बताओ इसका, तो इसका नाम होगा 4 फोल्ड डम्बल, राइट, ठीक है। बाकी की डिटेल्स पे इस टेबल पे वापस आते हैं, लेकिन फिलहाल इधर एक चीज देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर क्या है ना, एन एल, ठीक है। और इधर फर्दर कुछ डिटेल्स के बारे में अपन बात करेंगे, और ये डिटेल्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये डिटेल्स अपन लोगों को सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं सीरियल नंबर 1 फर्स्ट केस की बात करते हैं, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, n का वैल्यू 1, तो l का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n minus 1 ना, 0 to n minus 1, तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0। और जब भी l का वैल्यू 0 आता है तो हमें पता चल गया कि कौन सा सबशेल है, एस सबशेल है। मतलब फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है जिसका नाम है 1s, फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है जिसका नाम है 1s सबशेल। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, केस नंबर 2, अगर n का वैल्यू 2 है तो यहां पर l की दो वैल्यूज आएंगी, 0 और 1। अगर 0 होगा तो s सबशेल है, 1 होगा तो p सबशेल है। मतलब यहां पर एक हो गया 2s सबशेल, एक हो गया 2p सबशेल, राइट। अगला देखो 3, अगर थर्ड केस की बात करें तो यहां पर मान लीजिए कि n का वैल्यू है 3, तो यहां पर 3 वैल्यूज हो सकती है हमारे पास में, l का 0, 1 एंड 2। 0 होता है इसका मतलब s सबशेल है, 3p और 3d हो सकता है या नहीं, राइट, ठीक है। इसी तरह से अपन लोग फर्दर और भी केसेस बना सकते हैं यहाँ पर। और वो केसेस क्या है, वो ये है कि अगर n का वैल्यू 4 पुट कर दिया जाए तो 0, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर 4s, 4p, 4d और 4f कक्षा जो है, उपकोष जो है, वो हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे 4, ठीक है। ये बात अपन को समझ में आया क्या। तो साथ ही साथ एक और चीज समझ में आती है, इससे अपन को क्या ट्रिक, क्या निकल के आया, इससे एक ट्रिक निकल के आया
और वो ट्रिक ये है, नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल्स टू शेल नंबर। जितना शेल नंबर होगा उतने ही उसमें सबशेल्स होंगे। लेट्स टॉक अबाउट शेल नंबर 3। शेल नंबर 3 में कितने सबशेल्स हैं? 3 टाइप के सबशेल्स हैं, 3s 3p और 3d। शेल नंबर 4 में कितने टाइप के हैं? 4s 4p 4d 4f। राइट, ये चीज अपन को पता होना चाहिए। कभी कभी अपन से ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई एसपीडीएफ के तुमने शेप तो बता दी कि एक होता है गोलाकार, एक होता है डंबलाकार, एक द्विडंबलाकार और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन एस का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ये तो बता दो। तो देखो एसपीडीएफ का मतलब क्या होता है वो एक बार बस इनका नाम देख लो। कोई अपन से ये नहीं पूछ रहा, या कभी आज तक ऐसा नहीं पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है ना, बस सिर्फ अपन को ये पता होना चाहिए एसपीडीएफ का फंडा क्या है। तो देखो एस मतलब होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और इधर होता है फंडामेंटल लाइंस। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये है कि मैंने आपको बोला है कि डी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डंबल होता है, यही मैंने आपको बोला है ना। तो इसमें बस एक ट्रिक याद कर लेना, या अभी तक तो आप यही याद रखो, डी जेड स्क्वायर इज एक्सेप्शन। अब ये क्या फंडा है, ये अपन लोग अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट में देखने वाले हैं कि डी जेड स्क्वायर की अगर अपन बात करेंगे तो वो अपवाद है, मतलब डी जेड स्क्वायर की जो शेप होती है वो डबल डंबल नहीं होती है। राइट, बस यहीं से तो ये क्वेश्चन से यहां पर बन सकते हैं। तो अपन को बताओ, अगर अपन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो अपन लोग यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर पता कर सकते हैं क्या? राइट, मतलब एक इंफॉर्मेशन मिल गई तो दूसरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पता की जा सकती है क्या? हाँ जी, देखो ये कुछ ऐसा है कि आप एक घर में चले गए तो अब आपको पता चला कि वहां पर जाने के बाद कि वहां पे एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर है, इन तीनों फ्लोर में से कहां पर हो आप, उसके बारे में आगे अपन पता करेंगे ना। तो देखते हैं अब अपन अगला टाइप का क्वांटम नंबर अब अपन डिस्कस करते हैं। पर ये टेबल डिटेल्स अब आप लोग वापस से खुद से बना लेना ताकि अपन को कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तभी होंगे जब अपन को ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में होगी। तीसरे टाइप का क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन लोग किससे सिंबल से बता सकते हैं, स्मॉल m से बता सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स द ओरिएंटेशन। ये सबसे पहले क्या बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, अभिविन्यास के बारे में बताता है। अभिविन्यास मतलब 3D के अंदर में कैसा अपन को दिखने वाला है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ए सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है -L2 + L। मतलब m की जो वैल्यू है वो -L से +L पे डिपेंड करेगी, और L की वैल्यू पता कैसे की जा सकती है, 0 to n-1, राइट, ठीक है ना। और m का एक और फॉर्मूला हो सकता है 2l + 1। मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ये क्या बताता है, कैसे अपन को समझाता है, वो एक बार अपन देखते हैं। देखो ठीक है, इसके साथ साथ में और अपन को क्या पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से अपन को पता चलता है it explains the number of orbitals present in a सबशेल। ये अपन को और क्या बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कई बार अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ऑर्बिटल है ये है क्या, तो ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है वेयर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ऑर्बिटल में होती है। याद रखना, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है, जैसे आपको अगर बोला जाए कि आप अपने घर में कहाँ मिलोगे, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने रूम में मिलोगे। तो रूम क्या हो गया? रूम हो गया ऑर्बिटल। आपके ब्रदर सिस्टर कहाँ मिलेंगे? वो अपने रूम में मिलेंगे, तो वो उनका ऑर्बिटल हो गया। एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे अपन बोलते हैं ऑर्बिटल। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी अपन को बता देता है। इसको ऐसे समझा जाए कि मान लीजिए कि आप एक घर में आ गए, घर में 3 फ्लोर बने हुए, आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर में कितने कमरे बने हुए? 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 कमरे हैं, ये 5 लोकेशन है, 5 प्लेस है, जहां पर जिनमें से किसी एक लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। राइट? अब देखो ये पता कैसे चलता है, ये देखो एक बार। जैसे लेट्स से केस, एक एग्जांपल बना लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 2। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या हो गया? 0 2 1, मतलब 0 एंड 1। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास में एक हो गया 2s सबशेल और एक दूसरा हो गया मेरे पास में 2p सबशेल। 2 हो गए ना मेरे पास में। तो अब देखो जरा, 2s सबशेल की बात करें तो m की बात कर लेते हैं। अब देखो 2s का मतलब हो गया, यहां पर l का वैल्यू कितना है? 0। पक्का? तो यहां पर -0 से +0। अरे भाई 0 तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है, 0 ही होता है ना। ठीक है, अब इधर आओ, यहां पर l का वैल्यू है 1, तो देखो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 से +1 के बीच में, मतलब -1 0 और +1, यही तो होता है। तो इसका मतलब हो गया यहां पर कितने डिजिट आए? 1 डिजिट आए। यहां पर ऐसे कितने डिजिट आए? 3 डिजिट्स आए। राइट? अब देखो 1 डिजिट आया और 3 डिजिट आया। 1 डिजिट का मतलब 1 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। यहां पर इसका मतलब हुआ 3 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। तो ऑर्बिटल्स को अपन ऐसा बॉक्स से शो करते हैं। ऑर्बिटल्स को कैसे शो करते हैं? ऐसा बॉक्स से शो करते हैं। तो अपन लोग यहां पे क्या करेंगे? यहां पे अपन इसको बोलेंगे 2s सबशेल। तो 2s सबशेल अपन ने बोला, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? उसमें एक ही ऑर्बिटल होना चाहिए। अपन ने कहा कि यहां पर मैं 2p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, तो 2p ऑर्बिटल में कितने, 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो अपन लोगों को क्या करने पड़ेंगे? 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। आया बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखो इसको और डिटेल में जानते हैं। और डिटेल में क्या बोल रहा है देखो, और डिटेल में अपन को समझाता है कि देखो ये क्या क्या समझाना चाहता है, वो ये है, जैसे मैं अगर 2p सबशेल की बात करूं तो हमारे पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। px py और pz। तो आपने ये जो 3 बॉक्स बनाए हैं, इसमें से एक का नाम क्या हो गया? px, दूसरे का नाम हो गया py, तीसरे का नाम हो गया pz। यहां पर इसका वैल्यू क्या है? -1 0 और +1, -1 0 और +1। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होगा, तो शो कैसे करोगे? सारे के सारे ही p है, तो शो कैसे करोगे? इसको आपने नॉमेनक्लेचर दे दिया -1, इसका नाम रख दिया 0, इसका नाम रख दिया +1। ठीक है? तो ये क्या हो गए? ये हमारे p सबशेल हो गए। क्लियर है? अब देखो, चाहे 2p सबशेल हो चाहे कोई सा भी सबशेल हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्योंकि हमेशा p सबशेल के लिए तो l का वैल्यू 1 ही रहने वाला है। चाहे किसी के लिए भी उठा के देख लो आप, राइट? सिमिलरली अगर अपन से पूछा जाए कि d सबशेल में क्या होगा, तो d सबशेल के अंदर में l का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 हमेशा, राइट? जैसे पहले एक टेबल बनाया था, उसमें चेक कर लो। ठीक है? तो यहां पर हमारे पास में dxy dyz
डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा हमारे पास में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, राइट। अब देखो ये 5 ऑर्बिटल हो गए, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब तुम सोचो जब एल का वैल्यू एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू क्या होगा, -2 से +2, मतलब -2 -1 0 +1 और +2, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है ना। कई बार अपन से इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है डी जेड स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू बताइए, तो दैट इज 0, इसलिए मैंने यहां पर ये वैल्यू लिखा है, राइट। तो ये कौन से सबशेल्स हो गए, डी सबशेल्स, क्लियर। अब देखिए अगर अपन से पूछा जाए कि एफ सबशेल की बात की जाए तो एफ सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे अब आप यहाँ पे टोटल काउंट करोगे तो कितने ऑर्बिटल्स मिले, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ पर एल का वैल्यू है मेरे पास में 3, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। चेक कैसे किया, तो देखो दूसरा फॉर्मूला और पढ़ा था क्या, L इज इक्वल्स टू 2L + 1 पढ़ा था। L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, इसके अंदर में 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो इससे क्या अपन को समझ में आया, इससे अपन को समझ में आया यहाँ पर कि हम लोगों को अगर एक शेल के बारे में पता चल गया तो हम उससे सब शेल निकाल सकते हैं, और वो सब शेल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, 3D में उसका शेप कैसा बनेगा, है ना, वो अब अपन लोग 3D में उसका शेप तो चलो हमको पता चल गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर से, लेकिन उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये अपन को देखना है। तो देखो L की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पर M जो होगा, या इवन बोलते हैं ये L है ना, तो L की वैल्यू तो 0 से शुरू होती है, L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 1। अगर L का वैल्यू 1 है मतलब P ऑर्बिटल है, P सबशेल है ना, P सबशेल। यहां पे तुम देखोगे तो -1 0 और +1, तो यहां पर कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 3। नेक्स्ट में बात करो L का वैल्यू 2, L का वैल्यू 2 मतलब D सबशेल मतलब -2 -1 0 +1 और +2, टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 5। अगर अपन L का वैल्यू 3 रख दें तो यहां पर कितने हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हमारे पास में, 7 ऑर्बिटल आ जाएंगे, राइट। अब आपको इनके नाम याद रखने हैं, एफ का तो शेप कॉम्प्लेक्स होता है तो इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। सिमिलरली डी सबशेल के अंदर में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dyz dz2 dxz एंड dx2y2। ये नाम अपन को याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब अपन शुरू करते हैं लास्ट क्वांटम नंबर को, बहुत सिंपल सा है वो तो पार्ट। अब देखिए एक चीज है, ये जो ऑर्बिटल हमने बनाए हैं जिसको अपन ने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, इस ऑर्बिटल के अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। अब साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस एक बॉक्स के अंदर में एक डायरेक्शन में तो रह ही नहीं सकते। क्यों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो ऐसा तो रह ही नहीं सकते। या फिर ऐसा रख सकते हैं क्या, ऐसा भी नहीं रख सकते, ऐसा भी नहीं रख सकते। ये दोनों ही केस कैसे हैं, नॉट पॉसिबल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में स्पिन करता है, दोनों एक डायरेक्शन में स्पिन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन करता है, अपोजिट स्पिन करते हैं। किसके अंदर में, एक ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन करते हैं
एक ऑर्बिटल के अंदर। अपोजिट स्पिन इन वन ऑर्बिटल, ये चीज अपन को क्लियर होना चाहिए, राइट। दूसरी बात, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, तो इनकी वैल्यूज है, अगर पॉजिटिव स्पिन होती है तो उसकी वैल्यूज होती है प्लस हाफ, और अगर नेगेटिव स्पिन होती है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस हाफ, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हो अपवर्ड स्पिन, इसको आप ये भी बोल सकते हो डाउनवर्ड स्पिन, ठीक है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। याद रखो बस, हमेशा अपोजिट होगा, एक लेफ्ट में जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो एक राइट में जा रहा होगा, राइट। अच्छा, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट में नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो आइदर क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा या एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, राइट। अब देखो, एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, इसको अपन कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और जिसका मतलब होता है सिग्मा स्मॉल एस। अब जैसे आप देखो, जैसे मान लो ये एक पी सबशेल है जिसमें 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल है। तो देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा माइनस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा प्लस हाफ, दूसरे का होगा माइनस हाफ, यहां पे होगा प्लस हाफ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्वांटम नंबर का एडिशन अगर कर दिया जाए तो उसे अपन लोग बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, राइट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण गुणांक किसको बोला जाता है, चक्रण गुणक इसको बोला जाता है, राइट। तो यहां पर आप देखोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। क्यों प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया। यहां पर कितना बचा, हाफ बचा अपने पास में। तो ये चीज अपन को क्लियर होना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू बोल देंगे, पूरे पी सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्ञात कर लो, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा प्लस हाफ। क्लियर है, ठीक है। अब दो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज है, वहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो एक बार आप लोग देख लीजिए। बाकी की सभी चीजें इसमें कवर हो गई हैं, बस एक दो फॉर्मूलाज इसके अंदर में, वो फॉर्मूला एक बार अपन लोग देख लेते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षक कोणीय संवेग, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ओ ए एम लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट में एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। ये एच क्रॉस को अपन लोग क्या बोल देते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं डायरेक्ट एच, और इसका जो वैल्यू होता है वो एच अपॉन 2 के बराबर होता है। क्लियर, पहला बात, फॉर्मूला क्लियर हो गया यहां पर अपन को, ये फॉर्मूला इसका होगा। दूसरा देखिए, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, चक्रण चुंबकीय संवेग, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होना चाहिए एस एम एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 कैपिटल एस प्लस 1 यूनिट हो गया बोर मैग्नेट्रॉन, और आप चाहें तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। कैपिटल एस मतलब सिग्मा एस, और स्मॉल एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम। ये डायरेक्टली ऐसा डेटा दे देते आप लोगों को, जैसे शेल नंबर 2 के लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, मोमेंटम का वैल्यू ज्ञात करो,
है ना, ऐसा आपको बोल देंगे यहाँ पर। तो बस डायरेक्टली n का वैल्यू शेल नंबर 2 पुट करो, सॉल्व कर लो आप लोग इसको, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यही थ्योरी फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस अपन क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।